कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 69 है। बहुत हद तक करीब पहुंच गए हम अपनी मंजिल के। बची क्लासेस 21 क्लासेस में ही ज़्यादा क्लासेस जो 75 78 80 के बाद भी अगर हम रीजनिंग करें तो काम बन जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रीजनिंग इसलिए स्टॉप किया हुआ हूँ, यूकेपीएससी का एक बार सिलेबस चेक कर लूँ कि क्या रहता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा, बाकी जीएस तो आनी है एनसीईआरटी की, उत्तराखंड पूछना ही है, तो हम इस पोर्शन को एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंफर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें काम आगे को करना है। ठीक है, तो देखिए डे 69 आपका जो है आज, इसमें हम लोग देखेंगे। हाँ, लास्ट टाइम पे जो लास्ट क्लास कराई थी मैंने, उसमें अटरिया मेला रुद्रपुर करना। क्या करना? रुद्रपुर। यूएस नगर जिला है, ठीक है, यूएस नगर या रुद्रपुर जिला है, उसको अटरिया मेला को रुद्रपुर करना। क्या करोगे? रुद्रपुर करोगे। ठीक है, तो देखो डे 69 में लिखना है पहले जीएस वाला। सबसे पहले मैं आपको 3-4 प्रोसेस बताऊंगा कि कौन क्या होता है। अगर आपसे कभी ये कहेगा कि सेरीकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो आप बता दोगे रेशम के कीटों का, जो रेशम कीट होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है अपने आप में? सेरीकल्चर। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि रेशम कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे कभी ये पूछेगा कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करोगे आप? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है बच्चों मत्स्य पालन का, जो मछली वगैरह होती है उससे संबंधित है। ठीक है, तो लिखो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। इसी प्रकार से एक तीसरा होता है, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर में होता है बच्चों अंगूर का अध्ययन। अंगूर है ना, जैसे अंगूर वगैरह, विटीकल्चर। विटीकल्चर में होता है अपने आप में अंगूर की खेती। ठीक है, लिखो अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। ये किसका अध्ययन होता है इसमें, मतलब किस में होता है इसका अंदर? विटीकल्चर। और लास्ट जो आता है आपका हॉर्टिकल्चर। लिखो, कहते हैं ना, जैसे कभी कहते हैं किसमें कौन कहाँ है, हॉर्टिकल्चर में काम करता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है बच्चों, जैसे जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों का होता है उसमें। ठीक है, लिखो कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी वाणिज्यिक यूज के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग हेतु फल, सब्जी व फूल का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है आपका पीसी कल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ये मैं इसलिए इतना ही करा रहा हूँ कि क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप खुद ही दिमाग वाले होगे तो आप खुद ही सर्च कर लोगे इसको कि जो हमारी अलग अलग टाइप की स्टडी होती है, किस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। जैसे तिलहन उत्पादन का किस में किया जाता है, खुद मतलब एक इनिशिएटिव लेते हुए तिलहन उत्पादन का किस में किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों का किस में किया जाता है। इस टाइप की चीज़ें जो है खुद ही अगर आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा? फायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, अगला देखना आप लोग, एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में किस भाग में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। लिखो विश्व के किस भाग में बेसिकली गहन निर्वाह कृषि की जाती है। बच्चों गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है? तो जैसे आप लोग एशिया का मैप देखोगे, एशिया के मैप के साउथ पोर्शन और साउथ से ईस्ट की ओर जाओगे, यानी दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी का मतलब एक ऐसा भाग जैसे कंबोडिया, म्यांमार, या सॉरी कंबोडिया है, या आपके यहाँ पे म्यांमार है, या जो इंडोनेशिया है, या इसके आसपास का इलाका, ताइवान के आसपास का इलाका है, या अपने आप में जो भी वियतनाम वगैरह के इलाके हैं, ये जो पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टडी की जो मतलब अपने आप में खेती की जाती है, वो जो खेती होती है वो गहन निर्वाह कृषि होती है। यानी गहन निर्वाह कृषि विश्व में मुख्यतः कहाँ की जाती है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। ठीक है, लिखो विश्व में दक्षिण पूर्व एशिया। अब मैप देखना, साउथ देखना एशिया महाद्वीप का, उससे फिर ईस्ट की ओर जाना, जहां पर आपको आसियान कंट्री दिखेंगे, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट, मतलब जो भी है आसियान जो देश हैं, एसोसिएशन ऑफ क्या होता है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, उन भागों में, चाहे इंडोनेशिया का पोर्शन हो, चाहे कंबोडिया हो, जो ये वाला पोर्शन है, ये कंप्लीटली जो खेती होती है यहाँ पर वो कौन सी होती है? गहन निर्वाह कृषि। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, एक भूमि का खंड होता है, उस छोटे से खंड में अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए इसमें खेती की जाती है। इसको नीचे लिखो, पारिवारिक आवश्यकता हेतु खेती, कॉमर्शियल ना होके पारिवारिक आवश्यकता हेतु,
आवश्यकता हेतु इसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, एक छोटे से भूखंड होंगे, उसमें 4-5 लोग परिवार के लगे होंगे, उसमें नॉर्मली अनाज वगैरह बो रहे होंगे, ये अपने लिए ही एक सब चीज करते हैं। ठीक है, और दूसरा याद रखना, ये जो खेती होती है बच्चों मानसूनी क्षेत्र में होती है, बेसिकली मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए मानसूनी क्योंकि इसमें इन खेतों में जो होता है मानसूनी प्रदेश मतलब अच्छी खासी बारिश, पानी मिलेगा, तो पानी मिलेगा तो यहाँ पर बेसिकली काहे की खेती होती है, धान की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है, धान की खेती हेतु जाना जाता है। यहाँ पर धान की खेती, अब कई एक बार जब मैं पहले पढ़ाता था, किसी बच्चे ने लिखा था कि सर धान नहीं चावल। अब अपनी अपनी सोच है, क्या कहें बताइए। ठीक है, तो देखो गहन निर्वाह कृषि जो है पारिवारिक आवश्यकताओं के हेतु यहाँ पर कृषि की जाती है। इसके अलावा एक इसी प्रकार की और कृषि होती है, उसको बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है बच्चों, स्थानांतरित कृषि और पशुचारण शामिल होता है। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में क्या क्या चीजें शामिल होती है, देखो आदिम निर्वाह कृषि, इसमें क्या क्या शामिल होता है, एक तो होता है स्थानांतरणीय कृषि, स्थानांतरणीय कृषि प्लस पशुचारण। देखो कई लोग क्या करते हैं, पशुओं को लेके अपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, और स्थानांतरणीय कृषि मतलब वहां पर एक जगह पे एग्रीकल्चर का काम करेंगे, फिर अगले सीजन में उस पोर्शन को साफ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी ये आदिम निर्वाह कृषि। कई जो आदिम जनजातियां हैं या आदिम जातियां हैं वो क्या करती थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती थी। जैसे इस सीजन में वो कहीं पे गई, वहां पे उन्होंने सफाई की, एग्रीकल्चर का काम किया, अपने साथ पशु वगैरह लेके गए, अगले सीजन में उसको छोड़ के दूसरी जगह। ठीक है, तो आदिम निर्वाह कृषि में ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक कृषि का नाम है कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। जो ये कर्तन एवं दहन कृषि है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं। ठीक है, लिखो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होगा, इसमें वही प्रोसेस है, देखो ठीक है, जैसे कोई पर्सन ए है, इस नाम से लग रहा है, इसको लगा कि मैं इस जगह से मूव करता हूँ, कोई मंथ है वो जून जुलाई जब भी है, वो दूसरी जगह मूव हुआ, उसने यहाँ पर डेरा बना लिया। यहाँ पर उसने क्या किया, सबसे पहले इस झाड़ियों को काटा यहाँ से। ठीक है, झाड़ी वाड़ी जो थी इसको सफाई की, सफाई करने के बाद उसने यहाँ पे क्या किया, एक साल बढ़िया करके एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज की। जब उसने फसल काटी तो इस भाग को जला के चला गया, यानी वहां पे जला के कभी बाद में आऊंगा तो यहाँ पे अच्छा खासा खाद हुई रहे वो जल राख से। ठीक है, तो वो दूसरी जगह चला गया, तो स्थान कर्तन कर दिया उसने, काट दिया झाड़ियां, फिर उसको दहन करके चला गया। तो ये जो कृषि होती है किसका रूप है, स्थानांतरित कृषि का ही रूप है। कर्तन एवं दहन कृषि किसका रूप है पूछेगा, तो स्थानांतरित कृषि का ही रूप है। तो विश्व के अनेक भागों में ये कर्तन एवं दहन या स्थानांतरित कृषि पाई जाती है। जब ट्रांसफर करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, उसको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो फैक्ट हो जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे यहीं से क्वेश्चन उठा के फैक्ट पूछ देता है। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो, ऐसे लिखो, स्थानांतरणीय कृषि। ठीक है, इनके विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम है। लाइक झूमिंग कहते हैं इसको इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट भाग में। झूमिंग क्या है अगर पूछेगा तो आप बताओगे स्थानांतरणीय कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि। ये कहाँ कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भारत। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, वहां इस कृषि को झूमिंग कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप मैक्सिको में जाओगे, ये वाली जो कृषि है उसको मिल्पो कहा जाता है। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक तीसरा नाम है रोका। रोका इसको कहा जाता है ब्राजील में। रोका कहाँ कहते हैं इसको, ब्राजील में। ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, ब्राजील। और एक इसी प्रकार से अगला नाम है, उसका नाम है लदांग। लदांग कहा जाता है इसको मलेशिया में। लदांग कहाँ कहा जाता है, मलेशिया में। तो इसको ध्यान रखना आपको, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न रूप हैं जिसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि झूमिंग क्या है, मिल्पा क्या है, रोका क्या है, लदांग क्या है, स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। झूमिंग कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहाँ होता है, मैक्सिको में। रोका कहाँ होता है, ब्राजील में। और लदांग कहाँ होता है, मलेशिया में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना स्पेशली फॉर यूकेपीएससी। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि के आपको मैंने ये नाम बता दिए। अगला लिखो, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा। ठीक है, गेहूं और धान पे लिखो। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, हरित क्रांति का सर्वाधिक
जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था गेहूं प्लस धान की खेती पे, ठीक है। इस खेती पे जो है बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था और इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन के चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि। यानी देखना, मिश्रित कृषि में क्या होगा, अगर आपसे कभी ये पूछता है कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर यानी मिश्रित कृषि में क्या होगा, इसकी जो लैंड होगी, इसकी जो जमीन होगी, आप उस जमीन पे क्या करोगे, भोजन आवश्यकता वो पशुचारण, पशुओं के लिए जो चारा होता है उसके लिए इसमें क्या करोगे आप लोग, एग्रीकल्चर से संबंधित काम करोगे। यानी इसमें क्या लिखोगे आप लोग, भोजन एवं चारे की फसल हेतु, ठीक है। यानी भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए इसमें किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में क्या होगा, एक तो भोजन हेतु कृषि, भोजन हेतु कृषि प्लस पशुचारण या पशुपालन, यानी जहां पर पशुपालन भी होता है और इंसान अपने लिए खाने के लिए अनाज भी उगाता है, तो वो जो एग्रीकल्चर होता है वो मिश्रित कृषि कहलाते हैं उस लैंड में, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद अगला लिखो, सुनहरा रेशा के रूप में किसको जाना जाता है? पटसन को। लिखो, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। ध्यान रखना इसको, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। अगला लिखो, कॉफी का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? सर्वाधिक कॉफी, यानी कॉफी कहाँ होती है सर्वाधिक? ब्राजील में। लिखो, कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश, यानी जो लगभग लीड करता है हमेशा, वो कॉफी कहाँ पे है? ब्राजील में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लिखो, सेकंड हरित क्रांति 1980 के दशक में मानी जाती है बच्चों। ये 1983-84 के आसपास से द्वितीय हरित क्रांति की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगला आपको लिखना है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान जो होता है ना बच्चों, उसमें एक रोग होता है खैरा रोग। उस खैरा रोग के पीछे मुख्य जो कारण है वो है जस्ता की कमी, ठीक है। देखो, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? अपने आप में जस्ता, ठीक है। जस्ता की कमी के कारण धान में क्या होता है? खैरा रोग पाया जाता है। अगला लिखना है आपको, प्राथमिक उद्योग तो पता ही है, मैंने आपको बताया था। भोपाल औद्योगिक गैस क्रांति का, भोपाल दुर्घटना कब हुई थी? लिखो, भोपाल गैस त्रासदी। लिखो, भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी? पूछता है, बहुत बार आता है पेपर में। 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। ये बहुत भयंकर इतिहास में दुर्घटना मानी जाती है, बहुत बड़ी आपदा मानी जाती है। 84 यानी 3 दिसंबर 1984। इसमें गैस का नाम पूछता है बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनेट करना इसको, ठीक है। ये सेम ऑप्शन देता है इसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइड भी लिखा होगा वहां, आइसोसाइनाइड, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट कर दो, साइनेट, साइनाइट नहीं, साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ही गैस का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में, उसमें कौन सी गैस लीकेज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आइसोसाइनेट ही लिखा होना चाहिए, इसके दाएं बाएं कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? लिखो, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना। लिखो, टिस्को की स्थापना, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1907 में, जे एस टाटा ने, ठीक है। जेम्स टाटा ने, जे एन टाटा ने किया था इसको 1907 में। 1907 में टिस्को की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला लिखो, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर था? कोलकाता में, ठीक है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। और कब किया था? 1818 में कर देना है, ठीक है। 1818 में, 1818 में। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल कौन सी थी? मुंबई में, 1854। देश की प्रथम सफल आधुनिक वस्त्र मिल, आधुनिक वस्त्र मिल, ये 1854 कहाँ था?
मुंबई में, ठीक है। 1854 मुंबई में देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। ये था आपका आज का जीएस वाला पोर्शन। और उत्तराखंड जब तक नहीं पढ़ोगे आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी, मुझे पता है। खैर अब मिलने लग गई है, अब जब से यूकेपीएससी को ट्रांसफर किया है तो जीएस में आपको पता है कि कहीं ना कहीं डर है आपको। तो उत्तराखंड फिर भी तृप्ति तो तृप्ति होती है भाई, किसी भी प्रकार से मिले। छात्र जीवन है, छात्र जीवन में तृप्ति नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी, ठीक है। तो छात्रों के लिए तृप्ति का होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का, हिल यात्रा नाटक का मुख्य कलाकार क्या कहलाता है। हिल यात्रा का मुख्य कलाकार, मुख्य कलाकार जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो होता है तो लखिया भूत, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, लखिया भूत, लखिया भूत। अब ये जो हिल यात्रा है वो किस जनपद में होती है, आपको पता है, पिथौरागढ़। हिल यात्रा कहां पर होती है, पिथौरागढ़ में होती है, ठीक है। अगला लिखो, आपको बौरणी का मेला कहां पर लगता है। बौरणी मेला ये भी कहां लगता है, पिथौरागढ़ में। कहां लगता है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, गौलचौड़ का किला कहां है। गौलचौड़ का किला यह है चंपावत में। कहां पर अवस्थित है गौलचौड़ का किला, चंपावत में अवस्थित है। इसको भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि गौलचौड़ का किला कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, लास्पा दर्रा किसको किसके बीच जोड़ता है, किसके संबंधित है, ठीक है। लिखो लास्पा दर्रा, दर्रा बोले तो पास, ठीक है। ये है बच्चों पिथौरागढ़ व चंपावत, पिथौरागढ़ प्लस चंपावत के मिड में कौन सा दर्रा है, लास्पा दर्रा है। इसको भी क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट यूकेपीएससी के हिसाब से, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना, केदारनाथ वन्य जीव विहार ये कब बना था, 1972 में, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में। और ये जो है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसको क्षेत्रफल लगभग 975 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा, लिखो राज्य का, सॉरी राज्य का सबसे बड़ा। अब आपको क्या करना है, देखना यूकेपीएससी कैसे क्वेश्चन उठाता है। आपको जितने भी उत्तराखंड के वन्यजीव विहार हैं, चाहे अस्कोट वन्यजीव विहार हो, चिला वन्यजीव विहार हो, जो भी हो, मोतीचूर वगैरह, मोतीचूर तो अब खैर राजा जी हो गया, जो भी वन्यजीव विहार है इनका क्षेत्रफल का एक सीरीज याद रखनी है, या इनकी स्थापना की सीरीज याद रखनी है कि कौन सा कब स्टैब्लिश हुआ था। वो आगे पीछे करके अरेंज करने को पूछ सकता है आपसे, तो ये इधर ऊपर मैच करने को पूछ सकता है। तो वन्यजीव विहारों के बारे में आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि किन जिलों में फैले हैं और कब उनको स्टैब्लिश किया गया था। इसी प्रकार से यूकेपीएससी की आदत है कि वो क्वेश्चन को आपसे पूछे, ठीक है। देखो ध्यान रखना। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको देखना है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में लिखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी बच्चों स्टार्टिंग में 1983 में, यानी 1983 में इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो आपको इसके बारे में देखना है वो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1983 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखना आपको, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, इसको आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये किन जिलों में फैला है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। ये कितने में फैला है, 3 जिलों में फैला है, देहरादून, पौड़ी एंड हरिद्वार। कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में फैला है, तो आप क्या बताओगे, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, यानी 3 जिलों में अपने आप में फैला है। इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। अपने आप में बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यूकेपीएससी के नजरों में, ठीक है। नजरों में क्या वो रहता है, ये हमेशा ही ठीक ठाक क्वेश्चन माना जाता है इसको। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। पहले बच्चों इसको मोतीचूर कहा जाता था, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है। भले ही आपको क्वेश्चन ना आए आपका, मोतीचूर वन्यजीव विहार,
पहले इसको कहा जाता था मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 में, ठीक है। अब तो ये किस में शिफ्ट हो गया है, मतलब ये सब मिक्स कर लिया है। अगला लिखना आपको चिला वन्यजीव विहार की स्थापना। चिला वन्यजीव विहार, चिला वन्यजीव विहार ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1977 में पौड़ी में, 1977 में हुआ था ये अपने आप में। कहा? पौड़ी में इसकी स्थापना की गई थी चिला वन्यजीव विहार की। अगला लिखना आपको विवेकानंद आश्रम और झूला मेला कहां पर स्थित है? विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद आश्रम प्लस सेकंड इसके साथ झूला मेला कहां पर लगता है, ठीक है। ये झूला मेला कहां लगता है लिख देना। ये जनपद चंपावत में। कहां पर लगता है? ये जनपद चंपावत में लगता है। विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला कहां लगता है? जनपद चंपावत में, ठीक है। और ये श्यामला ताल के पास लगता है, यानी इसके ब्रैकेट में लिख लो श्यामला ताल। आपको याद रहेगा कि श्यामला ताल के पास लगता है, तो यानी चंपावत में, ठीक है। अगला लिखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो नाम रखा गया ये सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही रखा गया, ठीक है। लिखो सी राजगोपालाचारी के नाम पे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर क्या रखा गया था? ये अपने आप में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? ऐसे लिखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित, पहला तो कॉर्बेट है, राज्य का सेकंड टाइगर रिजर्व घोषित, टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था? यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का सेकंड टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? अप्रैल 2015 में, ठीक है। लिखो अप्रैल 2015 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला लिखना है आपको एबट पर्वत किस जनपद में अवस्थित है? एबट पर्वत ये है अपने आप में चंपावत में। एबट पर्वत कहां पर अवस्थित है? चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको चंपावत में एक हथिया नौला का निर्माण किसने किया था? चंपावत में एक हथिया नौला, चंपावत में एक हथिया नौला, और ये एक हथिया नौला कहाँ है? चंपावत में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। जो चंपावत है बच्चों, यहाँ पर एक हथिया नौला बनाया गया। जैसे एक हथिया देवाल कहाँ पर पूछता है तो थल में, इसी प्रकार से एक हथिया नौला है जो चंपावत में, इसका निर्माण किया था जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा, ठीक है। जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा, ठीक है। ये इनकी बेटी की उसमें इसने बनाया था एक हथिया नौला, यानी एक जगन्नाथ मिस्त्री कर दो इसको, अपनी बेटी कस्तूरी की याद में, ठीक है। मिस्त्री कर दो, जगन्नाथ मिस्त्री कर दो इसको, मिस्त्री, इसके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला आपने लिखना है हिडिंबा देवी मंदिर, घटोत्कच मंदिर और हिंगला देवी मंदिर, तीन के तीन कहां पर अवस्थित है? चंपावत जनपद में, ठीक है। लिखो पहला लिखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडिंबा देवी का मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर एक। सेकंड यहां पे लिखना है आपको घटोत्कच मंदिर, घटोत्कच मंदिर। और तीसरा इसी प्रकार से आपको एक और लिखना है हिंगला देवी का मंदिर। क्या लिखोगे? हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर। ये कहाँ अवस्थित है? सबके सब चंपावत में। कहां पर अवस्थित है? चंपावत में। इसको भी क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो मालन पशु विहार, मालन पशु विहार कहां पर? पौड़ी। कहां पर है? पौड़ी, यानी पौड़ी के लैंसडाउन क्षेत्र में, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो लैंसडाउन, लैंसडाउन क्षेत्र में अपने आप में मालन पशु विहार है। अगला लिखो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना, मसूरी वन्य जीव विहार
ये बना था 1993 में, ठीक है। मसूरी वन्य जीव विहार कब बना था? 1993 में। अगला लिखो, कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना ये शुरू हुई थी 1970 से, 1970 से। अगला लिखो, किसों बांध परियोजना किस नदी पर है? किसों बांध, ये है बच्चों टोंस नदी पर, टोंस नदी पर, ठीक है। किसों बांध कहां पर है? टोंस नदी पर। अगला लिखो, लखवाड़ बांध किस पर है और पंचेश्वर बांध किस किस के बीच है? ठीक है, लखवाड़ लिखो, लखवाड़ बांध किस नदी पर है? यमुना। नेक्स्ट पंचेश्वर, पंचेश्वर बांध इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है। इंडिया प्लस नेपाल किस नदी पर है? ये तो पता है, काली नदी पे, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच। और पंचेश्वर बांध को जो प्रोजेक्ट है जो शुरू हुआ था, ये एक संधि हुई थी भारत के और उसके बीच, ये हुई थी 1996 में, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो, इनके बीच संधि हुई थी, इसके वाटर को लेके या इस डैम को लेके 1996 के मध्य, ठीक है। किस किस के बीच थी? ये अब अपने आप में नेपाल और अपना किसके? भारत के बीच, ठीक है। ये था आपका डे नंबर 69 के अंदर हमने देखा जीएस के ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की दृष्टि से आपके हैं, स्पेशली स्थानांतरित कृषि वगैरह वाला, झूम कहाँ है, मिल्पा कहाँ है, रेखा कहाँ है, जो ये सब के सब हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और उत्तराखंड वाला ये पोर्शन था। अब बस नहीं 21 क्लासेज भी मैं कोशिश करूंगा आपकी जल्द से जल्द एंड हो जाए। एग्जाम में जाने से पहले तो एंड होंगी ही होंगी, वो तो कन्फर्म है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।